हेलो एवरीवन। आज हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की यूनिट 2 इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनालिसिस की टेक्निक है जिसे हम ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए। मान लो कि कोई अननोन सब्सटेंस है और हमें ये पता लगाना है कि उसके अंदर कौन से कंपाउंड है, तो उन कंपाउंड को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके फंक्शनल ग्रुप को पता करना पड़ेगा कि उस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और उस फंक्शनल ग्रुप को हम डिटरमाइन करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। जब हमें उसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चल जाता है तो हमें उसके कंपाउंड के बारे में भी पता चल जाता है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनालिसिस की टेक्निक है। ठीक है, तो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टार्ट करते हैं। The main use of this technique is in organic and inorganic chemistry to determine functional group in molecule। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप को। इन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक बेस्ड ऑन द वाइब्रेशंस ऑफ द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक बेस्ड होती है वाइब्रेशंस पे, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस पे। जब भी कोई आईआर रेडिएशन किसी भी कंपाउंड पे पड़ती है तो उसके अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उस आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करते वक्त उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स के अंदर के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप के अंदर के जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड वाइब्रेट करते हैं। उन बॉन्ड की वाइब्रेशन को मेज़र करके हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग वाइब्रेशन शो करते हैं। काफ़ी तरीके की वाइब्रेशंस होती हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो भी मेज़रमेंट लेते हैं या जो भी मेज़र करते हैं उनका सारा हम मेज़र करते हैं वेव नंबर में। ठीक है, और वेव नंबर वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, वेरेज वेव नंबर को डिनोट करते हैं म्यू बार से। इंफ्रारेड रीजन में भी 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है नियर आईआर रीजन जिसका लैम्डा होता है 0.78 नैनोमीटर से लेके 2.5 माइक्रोन तक, और उसका वेव नंबर होता है 12,800 से लेके 4,000 सेंटीमीटर इन्वर्स तक। वैसे ही मिडिल रीजन होता है जिसका लैम्डा होता है 2.5 माइक्रोमीटर से लेके 50 माइक्रोमीटर, और म्यू बार होता है 4000 से लेके 200 सेंटीमीटर इन्वर्स। लैम्डा मैक्स और म्यू बार साथ साथ इस वजह से दिए हुए हैं क्योंकि ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं और आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं दोनों के। इसके बाद फार आईआर रीजन है जिसका लैम्डा होता है 16 माइक्रोमीटर से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक, और उसका म्यू बार यानी कि वेव नंबर होता है 625 से लेकर 10 तक। अब इतना सारे रीजन, हमारा सारा रीजन यूज़फुल नहीं होता क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल, मोस्टली मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिडल वाले में एब्जॉर्ब करते हैं और शो करते हैं अपनी वाइब्रेशंस को। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट यूज़फुल रीजन है वो हमारा मिडल रीजन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे वेवलेंथ वेव नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हमें पता है कि लैम्डा वेव नंबर से रिलेट करता है। वैसे ही हम अगर वेव नंबर को या फिर वेव लेंथ को एनर्जी से रिलेट करें तो कैसे बताएंगे कि एनर्जी वेव लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो म्यू बार है, वेव नंबर है, वो वेव लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेव लेंथ होता है c/v यानी कि वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू वेव नंबर में पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू बार इजिकल टू v/c। ठीक है, तो जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इनमें सब इन सारी में क्वांटम्स की एनर्जी लगती है, और क्वांटम एनर्जी हम डिनोट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट वाली इक्वेशन से, जिसे बोलते हैं, या फिर जो इक्वेशन है इजिकल टू एच म्यू। इजिकल टू एच म्यू में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ वेव नंबर की, तो फाइनल इक्वेशन आ जाती है म्यू बार इजिकल टू E/hc। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के।
अगर किसी भी इक्वेशन का या किसी भी मॉलिक्यूल का वेव नंबर बड़ा होगा तो उसमें एनर्जी भी उसकी बड़ी होगी, ठीक है। और म्यू बार यानी कि वेव नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, तो अगर म्यू बार लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी भी इसके क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आगे चलते हैं। एज द IR रेडिएशन इज़ ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इट इज़ एसोसिएटेड विद मच लोअर एनर्जी देन विजिबल। अगर कोई भी IR रेडिएशन लॉन्गर वेवलेंथ की है, मतलब अगर कोई भी रेडिएशन होती है और उसकी वेवलेंथ लॉन्गर है तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। तो IR में जो भी रेडिएशन होती है उसकी एनर्जी विजिबल लाइट से भी कम होती है। अ केमिकल सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू IR रेडिएशन शोज मार्क्ड सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बैंड, ठीक है। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब किसी भी IR रेडिएशन में एक्सपोज्ड होता है तो वो एक सिलेक्टिव बैंड ही दिखाता है। मतलब अगर मैं बात करूं जैसे C डबल बॉन्ड H है या फिर C सिंगल बॉन्ड H है या फिर C डबल बॉन्ड O है, तो ये तीनों मॉलिक्यूल एक अलग बैंड दिखाएंगे। मतलब जैसे अगर हम ग्राफ की स्टडी करेंगे एंड में मैं बता दूंगा एक बारी कि ग्राफ में कैसे होता है। तो अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के अकॉर्डिंग CH एक अलग पॉइंट दिखाएंगे, C डबल बॉन्ड H एक अलग पॉइंट दिखाएगा। तो हर एक का एक मार्क सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बैंड होता है। मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस वाइब्रेट एट मैनी रेट्स ऑफ वाइब्रेशन गिविंग राइज टू क्लोजली पैक्ड एब्जॉर्प्शन बैंड नोन एज द IR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर मैं सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की बात करूं, सपोज़ करो कि जैसे CH3 C डबल O H है, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे बॉन्ड बनेंगे, जैसे C सिंगल बॉन्ड H बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा या फिर OH बनेगा। तो 3 तरीके के अंदर इसके अंदर बैंड बनेंगे। तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक बैंड दिखाएगा सबके लिए, मतलब एक फिंगरप्रिंट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब जैसे CH ने अलग पॉइंट दिखाया, CO ने अलग पॉइंट दिखाया और OH ने एक अलग पॉइंट बनाया, ठीक है। तो तीनों का पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो हम एक फिंगरप्रिंट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये इस मॉलिक्यूल के लिए यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH के लिए स्पेसिफिक होगा हमेशा, ठीक है। वेरियस स्पेक्ट्रम seen due to characteristic functional group and bond present in a substance IR spectrum is considered as a fingerprint and used for its identification। जितने भी स्पेक्ट्रम आते हैं वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप के बेस पे होते हैं, मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनके बीच का जो उनका फिंगरप्रिंट होगा वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सारा था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, या फिर वो कैसे रिलेट करता है एनर्जी से, या फिर लैम्डा वेव नंबर से कैसे रिलेट करता है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सी रीजन होता है, ये सारा हमने पढ़ा। अब बात आती है कि द ओरिजिन ऑफ IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रा जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है या फिर वो जनरेट कैसे होता है, उसका ओरिजिन क्या होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में काफ़ी सारी तरीके की यानी बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी होती है, ठीक है। उन सारी एनर्जी को बोलते हैं हम ई टोटल यानी टोटल एनर्जी। और 4 एनर्जी का ये सम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांजिशनल एनर्जी। जब ये चारों एनर्जी मिलती हैं तो ये ई टोटल बनाती है, मतलब टोटल एनर्जी, ठीक है। अमंग दिस एनर्जी, इन सारी एनर्जीज़ के अंदर द वाइब्रेशनल एनर्जी कंपोनेंट इज़ अ हायर एनर्जी टर्म एंड कॉरस्पॉन्ड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय अ मॉलिक्यूल एज द कंपोनेंट एटम वाइब्रेट अबाउट द मेन सेंटर ऑफ देयर केमिकल बॉन्ड। इन सारी एनर्जीज़ के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी का जो कंपोनेंट होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब होने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर। जब वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो मॉलिक्यूल क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा एट देयर मीन पॉइंट, ठीक है। फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन इट मस्ट पजेस ए स्पेसिफिक फीचर। किसी भी मॉलिक्यूल को इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन शो करने के लिए एक स्पेसिफिक फीचर शो करना ज़रूरी है जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है, जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, और दोनों के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज है, बट दोनों जब एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो दोनों के चार्ज में डिफरेंस आता है और डिफरेंस आने की वजह से उनके अंदर एक मोमेंट जनरेट हो जाता है जिसे हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है Q × D। Q इज इक्वल टू चार्ज एंड D इज इक्वल टू डिस्टेंस।
इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है किसी भी मॉलिक्यूल की, ये हम हुक्स लॉ के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि मान लो कोई एक मास है m1, ठीक है, और वो मास m1 एक स्प्रिंग से लगा हुआ है सरफेस पे, ठीक है। हमने उस पर एक फ़ोर्स अप्लाई करी डाउनवर्ड्स, और वो उस फोर्स की वजह से एक्स डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स के, यानी जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे वो उतनी ज़्यादा मूव करेगा, उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटने के बाद आएगा F इजिकल टू माइनस के एक्स, ठीक है। के क्या है? के है फोर्स कांस्टेंट, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। माइनस साइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम स्प्रिंग को उसकी इनिशियल पोजीशन से हटा के उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसमें एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या आ जाता है? F इजिकल टू माइनस के एक्स। अब इससे फ्रीक्वेंसी की जो क्या इक्वेशन आती है? 1/2 अंडर रूट के बाई m1। तो ये बात हो गई एक m1 के लिए। और अगर मैं केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बात करूं तो मान लो दो एटम है, कार्बन, मतलब m1 की जगह अगर मैं कार्बन रख देता हूँ C1 और रख देता हूँ C2, और ये एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपस में एक फोर्स लगा रहे हैं, दोनों अपनी तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाने की वजह से क्या हुआ कि ये आपस में कुछ ना कुछ मास रिड्यूस ज़रूर करेंगे, ठीक है। मास रिड्यूस करने की वजह से जो इक्वेशन थी इससे पहले वाली वो चेंज हो जाएगी। इक्वेशन चेंज होने के बाद बनेगी v इजिकल टू 1/2 अंडर रूट के बाई यू। अब वहाँ m1 था क्योंकि वो सिंगल मास के लिए था, यहाँ म्यू है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस मास को निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/u इजिकल टू 1/m1 प्लस 1/m2, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा वो फ्रीक्वेंसी निकल गई। और फ्रीक्वेंसी को अगर हम वेव नंबर में की टर्म्स में बात करें तो फाइनल इक्वेशन बनेगी v इजिकल टू 1/2πc अंडर रूट के बाय यू, ठीक है। इन डायटोमिक मॉलिक्यूल इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन डाइपोल नो वाइब्रेशन इज सीन इन IR रीजन। अगर कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है और उसके अंदर कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है या जनरेट नहीं होता किसी भी तरीके से, तो वो मॉलिक्यूल कोई भी वाइब्रेशनल एनर्जी शो नहीं करेगा, ठीक है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग नो डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन मे बी मेड टू अंडरगो वाइब्रेशन रोटेशनल ट्रांजिशन, ठीक है। कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है उसके अपने आप से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, बट ड्यू टू अदर जो उसके अंदर लगे होते हैं मॉलिक्यूल, उनकी वजह से उसके अंदर डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी क्या करता है, एक IR स्पेक्ट्रस को भी शो करता है, ठीक है। तो द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज़ क्वांटाइज्ड एंड इज़ गिवन बाय। जितनी भी हमारी वाइब्रेशन एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, हम उसे क्वांटिटी में मतलब ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी क्या क्वांटिटी है, और वो निकाल सकते हैं हम E इजिकल टू v प्लस 1/2 इजिकल टू h म्यू, ठीक है। v क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल कि वो कौन से लेवल पे है, और h इजिकल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और किसी भी दो लेवल के एनर्जी का डिफरेंस निकालना हो तो वो हम निकालेंगे डेल्टा इजिकल टू h म्यू, ठीक है। तो हमने ये जो हुक्स लॉ पढ़ा, इससे हमें कई सारी चीज़ें पता चली। जैसे पहली चीज़ है फॉर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, अगर दो मॉलिक्यूल जैसे C1 और C2 था, या फिर M1 या फिर M2 था, अगर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हमारा रिड्यूस्ड मास कैसा होगा? बढ़ेगा, ठीक है। और अगर M1 और M2 हैवी हैं तो उनका रिड्यूस मास कैसा होगा? डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो हुक्स लॉ हमें ये बताता है कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्प्रिंग की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर किसी भी स्प्रिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। और अगर मास ज़्यादा है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मास के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई, हमारी इंट्रोडक्शन हो गया, हुक्स लॉ हो गया। हुक्स लॉ के बारे में पता चल गया कि कैसे हुक्स लॉ लगता है और कैसे इक्वेशन आती है।
इसके बाद ये है कि अगर हमें नंबर ऑफ़ एटम निकालने हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो हम वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है, एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3n-5, ठीक है। 3n, n क्या है, नंबर ऑफ़ एटम जितने भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम ये पता लगाते हैं कि वो मॉलिक्यूल कितनी वाइब्रेशन शो करेगा। मतलब जैसे कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3n-6 में हम नंबर ऑफ़ एटम लिखेंगे और उससे हम ये पता लगाएंगे कि वो कितनी तरह की वाइब्रेशन शो करेगा।